नमस्कार, कैसे हो सभी लोग। मैं जसवंत सिंह यादव, स्वागत है आपका हमारे JSY स्टडी पे। चलिए आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं जीवों में जनन। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा पुष्पों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधों में। आज हम आपको पढ़ाएंगे मनुष्यों में मनुष्यों में जनन। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूँ। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, सारी चीज़ें हैं। तो पहला पूछते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान है क्या, इसकी खोज किसने की थी, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, क्या है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की परिभाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छी है अगर आती है तो हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान वह परिक्रम जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। वह विज्ञान या वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। आपने देखा होगा बेसिक चीजें, सबसे छोटी चीजें हम स्टार्ट करते हैं, छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं कि छोटी चीज क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसका विज्ञान? जीवों का विज्ञान। जीव माने, जब आपने देखा होगा पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। अब जीव विज्ञान की खोज किसने की, जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया, बात करते हैं। तो जीव विज्ञान की खोज या जीव विज्ञान के जनक को कहा जाता है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और इसका नामांकन किसने किया? इसका नामांकन किसने किया? तो जीव विज्ञान का नाम जो रखे थे उनका नाम था लैमार्क और टेविरेनस। इन्होंने क्या किया था? इसका जीव विज्ञान नाम दिया था। लैमार्क और टेविरेनस ने इन्होंने क्या किया? जीव विज्ञान का नाम दे दिया। अब जीव विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कहा जाता है, जीव विज्ञान की परिभाषा बताई जाती है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। जीव विज्ञान को जीव विज्ञान में 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की? वनस्पति विज्ञान की खोज थियोफ्रैक्टस ने किया था। वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की? थियोफ्रैक्टस ने किया। और जंतु विज्ञान की खोज किसने की? अरस्तु ने की। तो अब हम बात करते हैं कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के पौधों का अध्ययन किया जाता है, पौधों के बारे में जानकारी होती है, उसे हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। जंतु विज्ञान में क्या होता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। इसकी खोज किसने किया था? अरस्तु ने। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान के जो जनक है यानी कि जिन्होंने खोज किया था वो कौन है? अरस्तु है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर जीवधारियों के हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? जीवों में जनन पढ़ने जा रहे हैं। तो पृथ्वी पर 2 प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, इनके बारे में जानना होता है। सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं? सजीव उन्हें कहते हैं जो गति कर सकते हैं, जो चल सकते हैं, जो वृद्धि कर सकते हैं, जो प्रजनन कर सकते हैं और जो श्वसन करते हैं। अब इसमें दिया गया सबसे पहले उपापचय। भोजन खाते हैं, उनका पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है। फिर जब पाचन हो जाता है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, तो शरीर की वृद्धि भी होती है। शरीर में क्या बढ़ता है? कभी कभी पूछते हैं लोग, शरीर में क्या है, कौन सा अंग बढ़ता है? तो कोई अंग नहीं बढ़ता है, कोशिकाएं बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? कोशिकाएं। पौधों में भी क्या बढ़ता है? कोशिका बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कोशिकाएं। कोशिकाओं की वृद्धि होती है। जब वृद्धि होती, शारीरिक वृद्धि होती, तो उनको जरूरत किसकी पड़ती? श्वसन की भी जरूरत पड़ती है। मनुष्य श्वसन करता है, श्वास लेता है। हमने बताया था आपको श्वसन में कि श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और जिस तंत्र के द्वारा, जिसके माध्यम से सांस लेते हैं, उसे श्वसन मार्ग भी कहते हैं, तंत्र भी कहते हैं। फिर उत्सर्जन क्या होता है?
पचा हुआ जो भोजन होता है, जो पचित भोजन होता है आपके ब्लड में मिल जाता है, पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। लेकिन जो अपचित भोजन होता है, जो अपचित भोजन होता है, जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वो अपचित भोजन उत्सर्जन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अब बात यहाँ पर प्रजनन की आई है। प्रजनन, प्रजनन, प्र माने होता है उत्पत्ति करना, जन माने होता है अपनी ही जैसी संतान की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। दर को बढ़ाना, जनसंख्या की वृद्धि करना क्या है? प्रजनन होता है। लेकिन निर्जीव में क्या होता है? निर्जीव में ये सारी प्रक्रियाएं निर्जीव में नहीं होती। निर्जीव जैसे जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिसमें जीव नहीं होती, जिसमें गतियां नहीं होती, जिसमें वृद्धि नहीं होती, जिसमें श्वसन नहीं होता, जिसमें प्रजनन नहीं होता। जैसे दे दिया गया ये मार्कर है, अब क्या ये अपने आप चलने लगेगा? नहीं चलेगा। एक मार्कर से क्या अपने आप डबल मार्कर हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या ये श्वसन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ये उत्सर्जन कर सकता? नहीं कर सकता। इसलिए ये क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव। जैसे हम हैं, हम अपने आप को लेते हैं, हम कौन है? मनुष्य क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है, क्योंकि वो गति भी कर सकता है, चलता है, श्वसन भी कर सकता है, वृद्धि भी कर सकता है, और उत्सर्जन भी करता है, और प्रजनन भी कर सकता है। मनुष्य को अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, मनुष्य अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करता है। क्या करता है? प्रजनन करता है। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जीवों में जनन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? जीवों में जनन पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया? जीवों में जन्म पढ़ाने से पहले आपको बताया था जीव विज्ञान किसे कहते हैं, उसके भाग को पढ़ाया। जनक मैंने बताया, इसका नामांकन किसने किया ये मैंने बताया। जब वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की ये बताया। जंतु विज्ञान की खोज की ये बताया। सजीव के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, अब हम आपको आगे बताएंगे कि जीवों में जनन किसके माध्यम से होता है। पढ़ रहे थे जीवों में जनन पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया, परिभाषाएं बताई, कई प्रकार की परिभाषाएं होती। जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम दोनों को डिफरेंट बता दें कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, वो होता है लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही पाया जाता है। एकल जीव की जरूरत होती है, इसमें वो होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जैसी संरचना बन जाती है, एक ही जैसी संरचना बन जाती है, उसे हम क्लोन बोल देते हैं, क्लोन कहते हैं उसको। तो हम अलैंगिक जनन की हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है, किसकी जरूरत होती है, इसमें क्या चीज होता है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीवों में जनन की। तो उसमें नर और मादा दो होते हैं, दोनों की जरूरत होती है। जरूरत सबसे ज्यादा किसकी होती है, नर और मादा की। जिस प्रकार से पुष्पों में जरूरत स्त्री केसर और पुंकेसर की होती थी, उसी प्रकार से जीवों में नर और मादा की जरूरत होती है। लैंगिक जनन बिना मेल और फीमेल के लैंगिक जनन संभव ही है। जनन क्यों करते हैं, हमने अभी उससे पहले बताया था कि प्रजनन क्यों किया जाता है। आवश्यक है क्योंकि पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए मनुष्य क्या करता है, जनन करता है। अगर जनन नहीं करेगा तो उसकी आने वाला वंशज जो होगा, पीढ़ी होगी, वो नहीं आएगी, तो उनका आगे का वंश नहीं चल पाएगा, उनका कुल उसी जगह पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे जातियां जो होती हैं वो विलुप्त हो गई, जिसका कोई कार्य नहीं होता, वो क्या होता है, विलुप्त होते चले जाते हैं। तो वैसी प्रकार से मनुष्य है, मनुष्यों में प्रजनन कैसे होता है, जीवों में जनन कैसे होता है, तो हम बात करते हैं। तो उसमें मेल्स जो पार्ट्स होते हैं, कुछ मेल्स के पार्ट्स होते हैं, कुछ फीमेल्स के पार्ट्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम विधिवत जानेंगे। मेल्स के पार्ट्स में वृषण आता है, अधिवृषण आता है, शुक्राणु होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है। फीमेल में क्या होता है, अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होती है और योनि। बहुत लोग कहते हैं कि जो निषेचन होता है योनि में होता है, निषेचन योनि में नहीं होता है। तो ये मेल्स पार्ट्स हो गए, फीमेल्स के पार्ट्स हो गए। हम शुरुआत करते हैं जनन। वृषण, देखो स्पर्म का निर्माण वृषण में होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। ये आपके जो दिखाई पड़ रहे हैं ये वृषण है, ये वेशनलिका होती है। इसके अंदर इन वृषणों में स्पर्म का निर्माण होता है।
शुक्राणु जिसको बोलते हैं शुक्राणु, ये इसकी जो जीवन अवधि होती है वो सिर्फ 20 मिनट होती है। 20 मिनट बाद ये क्या होते हैं, अपने आप मर जाते हैं। और जो फीमेल में होता है, फीमेल जो फिलावियर ट्यूब है, इस फिलावियर ट्यूब पर निषेचन होता है, फिलावियर ट्यूब पर निषेचन होता है। ये होती है आपकी ये जो आपकी ये है, इनको बोलते हैं वृषण, ये अधिवृषण होता है ऊपर के भाग को, इसको वेश नलिका बोलते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि रात्रि के समय जब किडनी से मूत्राशय क्या होता है, खुल जाता है, आप सोचते सोचते सो जाते हैं, तो जो दोनों कभी कभी ये जो लगा होता है ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नाइट फॉल हो जाता है, इसको बोलते हैं नाइट फॉल, दोनों का मिक्सचर हो जाता है तो नाइट फॉल हो जाता है। कभी कभी देखो मूत्र के साथ भी जो बाहर निकला जाते हैं, तो इस कमजोरी होती है। अगर ये खराब हो गया, सबसे ज्यादा ये देखो बहुत सारे लोग हस्त मेडिकल पर्सन करते हैं ना, तो उससे दिक्कत होती है, कैंसर होने की संभावना होती है। तो सबसे ज्यादा आप हम बात करेंगे इसकी, तो देखो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलन को निषेचन कहते हैं। नर का और मादा का जो संलयन होता है उसको मिलाने पर क्या बोलते हैं उसको, तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। जब शुक्राणु बन जाते हैं, बनने के बाद ये वेस्ट नलिका के माध्यम से शुक्राणु मादा की योनि से होते हुए, देखो ध्यान दीजिएगा, देखो गर्भ धारण कब होता है, ये जो भाग होता है आपका, ये होता है ओरी, इसको हम बोलते हैं अंडाशय, ये होता है आपका गर्भाशय, ये होती है अंडवाहिनी यानी कि फिलामेंट ट्यूब होता है, ये आपकी क्या हो गई, योनि हो गई, क्या हो गई आपकी योनि हो गई। तो ये नर भाग है, ये मादा भाग है। नर भाग में वृषण होते हैं, वेस्ट नलिका होती है, और मादा भाग में योनि होती है, ओरी होती है, ये होता है फिलामेंट ट्यूब। देखो जब नर के स्पर्म दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों जब आपस में मिलते हैं, इनकी क्रिया को हम बोलते हैं संलयन। क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। इसके जो स्पर्म होते हैं वो निकल के मादा के जननांग में पहुंचते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा निषेचन यहाँ नहीं होता है, योनि में निषेचन नहीं होता। निषेचन कहाँ होता है, निषेचन होता है फिलावियन ट्यूब पर। यह फिलावियन ट्यूब जो अंडवाहिनी होती है, इस अंडवाहिनी पर क्या होता है, निषेचन होता है। ध्यान दीजिएगा मासिक चक्र के समय कभी कभी देखो मासिक चक्र, जो मासिक चक्र को शॉर्टकट में बोलते हैं एमसी, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल सर्किल, मंथली सर्किल जो होते हैं, यानी कि एमसी जो मासिक चक्र होता है, ये इसकी अवधि होती है 28 दिन की। कितने दिन की, 28 दिन की अवधि होती है। इसकी शुरुआत कहाँ, देखो मेल में स्पर्म बनना स्टार्ट जो होते हैं वो 13 की उम्र में स्टार्ट हो जाते हैं, या 14 से बोलते 14 की उम्र में स्टार्ट हो जाते हैं। और जो फीमेल में होते हैं वो 13 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मासिक चक्र का आना 13 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, 45-50 तक जाते हैं। ठीक है, तो जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था जो 14 आप ले लेंगे, 14 से लेकर के 18 या 22 तक किशोरावस्था कहलाती है। तो किशोरावस्था ही बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है, बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है किशोरावस्था में। अगर किशोरावस्था में संभल गए तो संभल गए, नहीं तो बाबूजी बन गए। जो बच्चा इस अवधि में जी, इस उम्र में किशोरा अवस्था में अगर सुधर गया तो बाबूजी बन गया, और नहीं सुधर गया तो बाबू बनकर रह गया। कहीं बाबू खाना खाओ कि नहीं खाओ, यही चक्कर में पड़ के बर्बाद कर दिया ससुरा पढ़ाई अपनी। तो हमको क्या करना है, हमें बनना है, हमें आगे बढ़ना है, तो अपने आप पर कंट्रोल रखिए। तो नियंत्रण के लिए क्या होता है, जब वो स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाती है, यौन आरंभ स्टार्ट हो जाता है, जवानी के लक्षण उभरने लगते हैं, जवानी चर्राने लगती है, देख करके लोग आकर्षित होना करते हैं। ठीक है, तो 14 की उम्र में जो मेल होते हैं उसके स्पर्म बनना विसर्जन में स्टार्ट हो जाते हैं, और फीमेल में क्या होता है, जो अंडाशय होते हैं मासिक चक्र के समय 28 दिन की अवधि होती है मासिक चक्र की, इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बाहर निकलने लगता है, लेकिन जो अंडाणु होते हैं इसके अंदर अंडाणु पाए जाते हैं। देखो इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाशय के जो अंडाणु होते हैं वो निकलने लगते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि मंथली बदला करता है, मासिक चक्र बदला करता है, अगर एक बार इधर होगा तो दूसरी बार इधर होगा। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 ml में स्पर्म की संख्या 1 ml में 1.5 से लेकर 3.5 करोड़ तक होती है 1 ml में। तो एक बार में जनन निषेचन के समय एक बार में 7 ml शुक्राणु निकलते हैं। कितने, 7 ml, और 7 से अगर हम गुणा करेंगे तो 7 × 21 ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जो ज्यादा बेस कर देता शुक्राणु को, अधिक मात्रा में जो बाहर निकाल देता है, तो उसका जो बेस नलिका होती है कमजोर हो जाती है, अंततः जनन क्षमता कमजोर हो जाती है, तो बाद में दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो अधिक मात्रा में स्पर्म को बाहर निकालते हैं तो उसकी कमजोरी आ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। ठीक है, तो
ये स्पर्म जब होते हैं वो मादा की योनि में जब पहुंचते हैं तो यहाँ अंडाणु जो होते हैं सक्रिय हो जाते हैं। स्पर्म की अवधि कितनी होती है? 20 मिनट तक सिर्फ स्पर्म जीवित रहते हैं। 20 मिनट, 20 मिनट तक स्पर्म जीवित रहेंगे, उसके बाद अपने आप क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। तो जब स्पर्म निकल करके मादा की योनि के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर अंडाणु, यहाँ पर अंडाशय में अंडाणु सक्रिय हो जाते हैं। तो कुछ जो स्पर्म होते हैं इधर चले जाते हैं, कुछ स्पर्म इधर चले जाते हैं। तो फिलहाल ये ट्यून पर निषेचन होता है, अंडाणु सक्रिय होते मिलते हैं दोनों। जब स्पर्म और अंडाणु दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। तो वही प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। जब नर युग्मक यानी कि नर के स्पर्म मादा के अंडाणु से मिलते हैं, नर के स्पर्म और मादा के अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, ये क्रिया कहलाती है निषेचन। तो निषेचन कहाँ पे होता है? फिलावियन ट्यूब पे होता है, अंडवाहिनी में निषेचन होता है। ठीक है। अगर कोई प्रश्न पूछता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो फिलापियन ट्यूब पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रश्न पूछते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है। इनका जो स्पर्म का आकार होता है, शुक्राणु का जो आकार होता है वो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और जो अंडाणु का आकार होता है बड़ा होता है। स्पर्म जो होते हैं चलायमान होते हैं, अंडाणु क्या होते हैं, स्थिर होती है। अब ये थोड़ो है कि स्पर्म यहाँ से निकल गया, अंडाणु थोड़ो निकल करके तुम्हारे स्पर्म तक पहुंचेंगे, ऐसा तो कभी होता नहीं। क्या होता है, स्पर्म ही जाते हैं योनि के अंदर और गर्भाशय में जो आपकी अंड कोशिका है ना, अंडाशय, इसमें क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और ये कभी होता है जब मासिक चक्र होता है। मासिक चक्र के समय अंडाणु पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएंगे। अगर उस समय निषेचन प्रक्रिया हो गई, उस समय क्या हो गई, निषेचन प्रक्रिया हो गई, तो जो मादा होती है, फीमेल होते हैं, वो क्या होते हैं, गर्भ धारण हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्भ धारण हो जाते हैं। वो अंडाणु जो होता है निषेचित हो जाता है। वही अंडाणु निषेचित अंडाणु क्या होता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण? भ्रूण का निर्माण। ऐसे इसका आकार भ्रूण का ऐसे होता है। आपने देखा होगा कि गर्भाशय होता है, गर्भाशय में भ्रूण का क्या होता है, सेवन होता है, पोषण होता है। भ्रूण का पोषण कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। गर्भाशय के चारों ओर प्लासेंटा पाया जाता है। गर्भाशय के चारों ओर क्या पाया जाता है? प्लासेंटा पाया जाता है। और भ्रूण से एक नलिका जुड़ी होती, जो नलिका माँ की नाभि से जुड़ी होती है। जो मेल होता है, फीमेल होता है, फीमेल की जो नलिका होती है, उस फीमेल की जो नाभि होती है ना, उस नाभि से एक नलिका जुड़ी रहती है भ्रूण से, उसको बोलते हैं नाभिनाल। क्या बोला जाता है? नाभिनाल बोला जाता है। जब माता जो होती है पोषक तत्वों को खाती है, पोषक तत्वों को खाती है, तो वही पोषक तत्व और जो श्वसन करती है, वही श्वसन इस नलिका के माध्यम से बच्चे के भ्रूण में प्लासेंटा के माध्यम से क्या होता है, पहुंचते। प्लासेंटा पोषण करता है, दीवार होती है, मोटी दीवार होती है। ठीक है। तो धीरे धीरे ये 7 सप्ताह कर भ्रूण बना रहता है। उसके बाद पश्चात वो 5वें से 8वें महीने तक वो क्या होता है, एक शिशु का रूप धारण कर लेता है। क्या धारण कर? शिशु का रूप धारण कर देता है। तो वो बच्चा धीरे धीरे, शिशु जो होता है, धीरे धीरे 9वें महीने में मादा के योनि तक पहुंच जाता है। उसके बाद 9वें महीने में जब शरीर से बाहर योनि से बाहर निकलता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं जनन या प्रसव। क्या बोलते हैं? जनन या प्रसव बोला जाता है। कभी कभी कंफ्यूज मत होना, अगर जनन पूछे तो जनन यही परिभाषा जनन की होगी, और प्रसव भी पूछेगा तो प्रसव की परिभाषा यही होगी कि मादा की योनि से शिशु को बाहर आना ही क्या कहलाता है, जनन या प्रसव कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जुड़वा बच्चों की। किसकी? जुड़वा बच्चों की बात करते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो हम आपको बताएं, जब कभी डबल स्पर्म एक ही अंडाणु को निषेचित कर देते हैं। देखो, जब हमें बताया था कि स्पर्म की अवधि कितनी होती है, 20 मिनट। वो सिर्फ 20 मिनट तक ही जीवित रहेंगे, उसके बाद अपने आप क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब स्पर्म निकल करके मादा की योनि में पहुंचते हैं तो कुछ इधर जाते मर जाते हैं, कुछ जाके इधर मर जाते हैं। एक बार इधर मासिक चक्र होता है, एक बार इधर चक्र होता है। ठीक है। तो कुछ जो बच जाते हैं वही क्या करते हैं, अंडाणु को निषेचित करते हैं। तो जब डबल स्पर्म बच जाते हैं तो एक अंडा क्या होता है, निषेचित हो जाता है। ये डबल स्पर्म जाकर के एक ही अंडे को क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। तो ये जो अंडा निषेचित होता है डबल, तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जुड़वा बच्चे, लेकिन पैदा तो जुड़वा बच्चे जरूर होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगी, उनकी शक्ल एक जैसी नहीं होगी। जब एक ही अंडा डबल स्पर्म से निषेचित होंगे तो उनकी शक्ल सेम नहीं होगी, बिल्कुल क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी जुड़वा बच्चे की शक्ल बिल्कुल सेम होती है। वो कैसे होता है? तो एक ही स्पर्म डबल अंडाणु को क्या कर देता है, निषेचित कर देता है।
सिर्फ एक स्पर्म डबल अंडाणु को क्या करता है, निषेचित कर देता है, तो वही प्रक्रिया क्या होती है, डबल बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और वही बच्चे क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब एक स्पर्म डबल अंडाणु को निषेचित करता है तो उनकी जो होने वाली संतान होगी वह क्या होगी, सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। और जो डबल स्पर्म एक ही अंडाणु को निषेचित करेंगे तो उनकी होने वाली संतान जो होगी वो क्या होगी, जुड़वा तो जरूर होगी लेकिन सेम नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आया आपको, जीवों में जनन समझ में आया, मेल और फीमेल मैंने बताया, वृषण बताया, दिक्प्रसरण बताया, शुक्राणु बताया, टेस्टोस्टेरोन बताया। लेकिन देखो डबल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब फर्स्ट रिप्रोडक्शन आपने आपको बता दिया, अब सेकंड रिप्रोडक्शन समझ लीजिए। सेकंड रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, मेल में सेकंड रिप्रोडक्शन वो होता है दाढ़ी मोछों का आना। दाढ़ी मोछों का आना मेल में सेकंड रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड रिप्रोडक्शन दाढ़ी मोछों का आना, जवानी के लक्षण को उभर कर सामने आना, वो क्या कहलाता है, आपका सेकंड रिप्रोडक्शन कहलाता है। फीमेल में सेकंड रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, स्तन के में उभार, दाढ़ी मोछों का ना आना, जवानी की अवधि में प्रारंभ करना, और स्तन क्या होता है, उभार आ जाता है। ठीक है, तो मेल ये फीमेल में होगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आया आपको, जो शुक्राणु होते हैं वो चलायमान होते हैं, जो अंडाणु होते हैं अचलायमान होते हैं। ठीक है, इसको आप इसकी कर लीजिए।